होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शुरू करें। एक बच्चा तो बिल्कुल नया ही आया है भाई साहब। 15-20 साल तो पुराने होंगे ही मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जाम की एलिजिबिलिटी है 20 साल तो पुराना होना है। बालक बोल रहा है आई एम न्यू। हाँ भैया, बहुत सारा आशीर्वाद है। न्यू स्टूडेंट नहीं, नहीं पढ़ते हुए भी जमाने हो गए होंगे, मेरी क्लास में नए होंगे हैं? मेरी क्लास में नए हो सकते हैं बस। हाँ, सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। विकास मालवीय तो कर दिया है, पैदा होते वो भी ऑनलाइन और मेरी क्लास पढ़ रहा है। बहुत सही। हम अपना बताएं, हम बहुत सही है यार। आप लोगों से बतिया के एकदम बढ़िया हो जाते हैं। जाता है, ये भी सही है। अब मतलब कई लोगों के पास ऐसा लगता है, गलत लोगों के पास गलत पैसा वैसा चला गया, क्या ही नाम लेकर के भी उनको इज्जत दिलवाएंगे हम, खामोखा छोड़िए उन्हें। अच्छा, हमारी तारीफ के लिए आपके पास कोई शब्द करने वाले हैं भाई? क्या चल रही है ना आप लोगों की? हाँ, तृप्ति मिश्रा बहुत बढ़िया बेटा। यार पॉलिटी वाली क्लास में हमसे पता नहीं कैसे वो एंड हो गई सेशन। वो पता नहीं हमसे दब क्या बटन, कैसे हुआ पता नहीं। कल हम भूकंप ला रहे थे, अर्थक्वेक को वार निकाल लिए थे हमने, और लाते लाते बॉडी वेव और सरफेस वेव हमने पढ़ ली थी। ठीक है, यहाँ तक सारा काम हमारा हो गया था। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास में आज नए जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि हमारी क्लास में पुरानी जो क्लासेस निकली हैं उन्हें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जितनी भी क्लासेस निकली हैं उन्हें। ठीक है, और दूसरी बात हम बता दें आपको कि विशेष रूप से जब भी कोई चैप्टर शुरू हुआ हो, अगर आप इस क्लास में नए हो तो उस चैप्टर का पहले वाला हिस्सा पढ़ करके अगर आप आएंगे तो उससे आपको वर्तमान वाले सेशन को समझने में बहुत सुविधा होगी। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं, 40 एक मिनट कुल पढ़ाते हैं, है ना। उसके बाद में आपको कुछ समस्या हालांकि रहती नहीं है हमारे क्लास में, समस्या बहुत ही रेयर होती है। पढ़ा दिया उसमें से समस्या नहीं रहेगी, लेकिन जीवन की समस्या तो क्या है ना, अथाह है, उनका वाकई में हमारे पास कोई समाधान है नहीं। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाए हुए में से अगर कोई डाउट बचता है तो उसे हम अंत में ले लेते हैं। वैसे अंत हमारा पूरा पूरा थैंक यू बोलने में ही चला जाता है। ठीक है, ये कुल मिला के जानकारी है। जो नए बालक बालिका जुड़े हैं वो हमारे नाम के नीचे फॉलो का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां जाके फॉलो करने का ऑप्शन दबा दीजिए। फायदा उसका ये होगा कि फॉलो करने से आपको भविष्य में हमारी जब भी क्लास आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, A4 बिल्कुल दे देंगे, A4 दे देंगे भाई साहब। ठीक है, हाँ जी, हो गई सारी बातें, इतना सही है, बाकी तो क्या ही लोड लेना है। तो कल हम भूकंप ला दिए थे, और भूकंप लाते लाते हम बताए थे कि जब भूकंप आता है तो जिस जगह आता है वो फोकस कहलाता है, और वहां से धरती का निकटतम बिंदु जो है वो एपिसेंटर कहलाता है। भूकंप आता है, धरती कांपती है तो वहां से लहरें निकलती हैं। लहरें जो निकलती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, शरीर के भीतर की लहरें, शरीर के बाहर की लहरें। जो शरीर के भीतर की लहरें थी उन्हें हमने बॉडी वेव कहा था, और जो शरीर के बाहर की तरफ फीलिंग आई थी उसे हम लोगों ने सरफेस वेव कहा था। जो बॉडी वेव यानी भीतर की तरफ आई थी वो दो प्रकार की थी, एक थी प्राइमरी वेव और एक थी सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव ऐसी थी कि वो सारे रास्तों से गुजर जा रही थी, सॉलिड से, लिक्विड से, गैसियस से। लेकिन सेकेंडरी वेव ऐसी थी कि वो केवल सॉलिड रास्ते से ही गुजर पा रही थी। याद रखने की बात यह है कि जो पृथ्वी के 3 हिस्से थे, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उनमें क्रस्ट में ही फोकस होता है। यानी कि जो भूकंप आता है वो क्रस्ट की प्लेट में ही आता है, यानी लिथोस्फीयर जो होता है उसी में ही भूकंप आता है। ये सारी बातें हमने अर्थ की संरचना जब समझी तब बताई थी। अब बड़ा सवाल ये है कि सर भूकंप तो बढ़िया वाला आ गया, लेकिन सवाल ये है कि सर भूकंप आने के बाद में उसको नापते कैसे हैं, कि कितना भूकंप आया, क्या कुछ है, ये थोड़ा सा बताइए। तो मेरे प्यारे साथी, हाँ, और सरफेस वेव भी बता दें कि सरफेस वेव दो प्रकार की पढ़ी थी आपने। एक का नाम था प्यार मोहब्बत से आई, बहुत नुकसान पहुंचाई, उसका नाम था लव वेव। एक थी रिले वेव, जो मुज्जियां खिला रही थी, नुकसान कम ही कर रही थी। अब सवाल बनता है कि सर अर्थक्वेक आ गया, हम सुनते हैं इतने पैमाने पर आया, यूं हुआ, फलाना हुआ, ये कैसे जांचते हैं? भैया देखो, मशीन बनाना तो हमें नहीं आता, जो इन्फॉर्मेटिव जानकारी है वो बस दे देते हैं आपको, जिससे कि मतलब ये चीजें नापी जाती हैं, उन्हें हम सिस्मोमीटर कहते हैं। जिनसे ये सारी चीजें नापी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सिस्मोमीटर कहते हैं। ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो कि धरती की गति मापने के काम में आता है। ये अपने द्वारा ग्राफिकल आउटपुट तैयार करता है। जो ग्राफ जैसी संरचना ये बना के देता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो बहुत बार मतलब ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मतलब ये ग्रुप डी में भी ना पूछा जाए, शायद वो भी छोड़ दें कि क्यों पूछ रहे हैं सवाल को, फिर भी बढ़ा दें। इस सिस्मोमीटर कहलाता है जो पूछा जाता है। दूसरा सिस्मोग्राफ जो इसने बनाई ड्राइंग, उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। दुनिया में सामान्यतया इस सिस्मोमीटर के अंदर दो प्रकार की स्केल काम में ली जाती हैं,
ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कि हम लोग दूरी को नापने के लिए हाइट का भी उपयोग मतलब मीटर का भी उपयोग करते हैं, किलोमीटर का भी, माइल्स का भी। आपके ऊपर है कि आप किस पैमाने पर उसे नापना चाहते हैं। ऐसे ही सिस्मोमीटर जो होता है ये दो प्रकार से मतलब इसको भूकंप को नापता है। कौन कौन से स्केल पर नापता है? एक का नाम है मर्केली स्केल और दूसरे का नाम है रिएक्टर स्केल। हम बहुत बार सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं? हम बहुत बार सुनते हैं कि रिएक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता का भूकंप आया है ना, हम बहुत बार सुनते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इनके बारे में जान भी लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम मर्केली स्केल की बात करते हैं तो क्या क्या होता है? द स्केल रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक by analyzing the after effects like how many people felt it, how much destruction occurred, the range of intensity occurred between 1 to 12। मतलब यहाँ क्या होता है? देखिए मजेदार बात है इसके अंदर। ये बिल्कुल ऐसा है कि हाँ भाई जरा बताओ कल रात को भूकंप आया था, कितने लोग मरे थे? बोले साहब बहुत नुकसान हुआ, भूकंप आने से इतने लोगों का नुकसान हुआ, इतने लोगों की जान चली गई, इतने घर टूट गए, ये सब हो गया। बोले अच्छा इतना सब कुछ हुआ, फिर तो ज्यादा ही खतरनाक था। बोले हाँ सर। तो बोले ठीक है, तो उसे मर्केली स्केल पर डाल दो 5 नंबर। बोले सर लेकिन इतने लोग मरे थे, इतना घर टूटा था पहले, तो उसका नंबर 7 दिए थे आप लोग। बोले अच्छा ऐसा था क्या? तो ठीक है ठीक है, इसे बढ़ता हुआ डालो, इसे 8 डाल दो। क्या आपको मेरी बात समझ रहे हैं? कोई सा भी भूकंप अगर आया हो, एक पैमाना सेट कर लिया, सर इतने लोग मरे थे लास्ट टाइम, इतना घर टूटा था, इतने क्षेत्र में प्रभावित हुआ था, यहां तक फील किया गया था। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले सर लास्ट टाइम आप 8 नंबर दे दिए थे उसको। अच्छा चलो तो कितना ज्यादा हुआ होगा? बोले सर 200 100 200 लोग ज्यादा मरे होंगे। ज्यादा तो नहीं खाना। बोले नहीं। बोले 8.1 दे दो। इसलिए इसका उपयोग बहुत कम सुनते हैं आप लोग, आप इसको बहुत कम सुनते हैं, ठीक है ना। इस स्केल का नाम आप बहुत कम सुनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अधिकांश टाइम पर आप कौन सा स्केल सुनते हैं? तो वो है रिएक्टर स्केल। उसमें क्या होता है? द स्केल रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि यह उसका परिमाण नापती है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर, और ये होल नंबर्स में विच ईच होल नंबर इंक्रीज इन रिएक्टर स्केल रिप्रेजेंट्स 10 टाइम इंक्रीज इन पावर ऑफ अर्थक्वेक। मतलब यहां पर भी नापने को तो परिमाण नापा जा रहा है, लेकिन परिमाण नापते समय अगर मैंने कहा कि ये 6 रिएक्टर स्केल पर था और मैं अगर बोलता हूं कि ये 7 पर था, देखिए कुल मिलाकर के 10 तक ही स्केल है, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन जब मैं 6 से 7 बोलूं या 7 से 8 बोलूं, इसका मतलब ये है कि 6 पर जो इसका मतलब मैग्नीट्यूड था उसका 10 टाइम्स ज्यादा है 7 वाला। एग्जैक्टली अगर मैं 8 नंबर बोलूं तो ये 7 वाले का 10 टाइम्स है। मतलब आप सोच के देखिए, परिमाण का मतलब होने को मैग्नीट्यूड का अर्थ भी वही निकाला जाएगा। प्रभाव कितना पड़ा, कहां तक मतलब उसकी वजह से लहरें फील की गई, एक स्टैंडर्ड मतलब चार्ट बना के रख लिया कि हाँ भाई इस आधार पर इसको हम इतना बोल देंगे। तो उस परिमाण में नंबर इंक्रीज जो होता है वो बहुत ही खतरनाक तरीके से महत्वपूर्ण होता है। आप सोच के देखिए, 1 से 2 जो है वो 10 टाइम्स फास्टर है, 2 से 3 जो है वो 10 टाइम्स फास्टर है। ऐसे करके मेरे प्यारे साथियों ये स्केल नापी जाती है, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई होगी। 10 स्केल का आज तक नहीं आया है ना, मतलब 10 रिएक्टर स्केल का आज तक नहीं आया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8.2 तीव्रता का स्केल नापा गया है अधिकतम अभी तक, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी श्योरिटी नहीं है ना। तो मतलब ये आप गूगल कर लीजिएगा, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए आप इस तर्क को भी याद ना रखें, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ जी, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं साथियों। लेकिन ये जो भूकंप आते हैं, ये भूकंप किसी सीमित जगह पर ही आते हैं। ये जो भूकंप आते हैं इनका भी एक निश्चित क्षेत्र है जहां भूकंप देखे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां भूकंप कभी नहीं आते। तो ऐसा क्या कारण है कि भूकंपों का एक निश्चित क्षेत्र है? तो इसके पीछे का कारण मैंने कल क्लास की शुरुआत में आपको बताया था। 3 प्रमुख कारण: प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना और प्लेटों का आगे पीछे सरकना। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों कुल मिलाकर के भूकंपों का निर्माण होता है। मैं अब आप लोगों को यहाँ पर एक चीज नोटिस करा रहा हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए। यहाँ पर मैं कुछ प्लेट्स दिखा रहा हूँ, जरा इन्हें देखें मेरे प्यारे साथियों। जहां हम लोग निवास करते हैं, ये ऊपर से आगे चल के आप बढ़ेंगे तो ये यूरोप की तरफ जा रहा है, ये रशिया वाला हिस्सा है। इधर की तरफ ये वाला एशिया का पूरा हिस्सा है। आगे चल के यूराल पर्वत से हम इसे यूरोप में लेके चले जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इन दोनों को हमने संयुक्त रूप से यूरेशियन प्लेट कहा। साथियों ये यूरेशियन प्लेट अगर पैसिफिक प्लेट से टकरा जाए, अब आप पूछेंगे पैसिफिक प्लेट तो समुद्र है सर। मैंने कहा देखिए, कल जो भूल की थी आपने उसे आज नहीं करना है। कौन सी भूल? कुछ 20% लोगों ने एक भूल करी थी। उनका मानना था कि जो पानी है उसके ऊपर प्लेट तैरती है। ऐसा नहीं है। पानी और अर्थ ये दोनों ही एक ही प्लेट में कंसीडर की जाती हैं। हमेशा याद रखिएगा, जब हम धरती की संरचना की बात करते हैं, इधर देखें आप, धरती की संरचना की हम बात करते हैं तो मैं केवल आपको यह बताना चाहूंगा, अगर भीतर कोर है, इधर मेंटल है, इधर की तरफ क्रस्ट है, तो मेरे प्यारे साथियों इस क्रस्ट में यहां पानी भरा हुआ है, यहां पानी भरा हुआ है। तो क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है। दोबारा सुन लीजिएगा क्या बोल रहा हूं। यहां से लेकर के यहां तक ये क्षेत्र भी क्रस्ट कहलाएगा और पानी वाला हिस्सा भी क्रस्ट कहलाएगा। लेकिन पानी को चूंकि ये अधिवास की तरह से काउंट कर सकते हैं आप, इसलिए आप जो सॉलिड हिस्सा आपको दिख रहा है उसे ही आप क्रस्ट नाम देते हैं। तो याद रखिएगा, इस पानी को बिल्कुल वैसे ही काउंट करें जैसे आप और हम धरती पर अपने आप को काउंट करते हैं। अर्थात हमारा भी महत्व इस धरती पर नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब हम क्रस्ट बोलते हैं तो क्रस्ट अगर 10 फीट 10 किलोमीटर हमने मोटी बोली हुई है तो हम ये नहीं बोलते 10 किलोमीटर एंड 6 फीट, यानी कि हम अपनी हाइट ऐड करके नहीं बोलते हैं।
समझ रहे हैं आप लोग? हम अपनी हाइट ऐड करके नहीं बोलते, एग्जैक्टली ऐसे ही पानी कितना भरा हुआ है हम इसे नहीं बोलते, हम केवल इसी सॉलिड पार्ट को मार्क करते हैं। हाँ, अमन पांडे ने ढूंढ लिया है कि 9.5 मैग्नीट्यूड। बेटा उस समय स्केल्स बहुत पुरानी थी, मतलब वो अब प्रैक्टिकली वो चीजें पॉसिबल नहीं है, अब स्केल्स बदल दी गई हैं। यानी आपको मेरी बात समझ में आ गई है? तो यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ, इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये मतलब चीजें जो आप सर्च कर रहे हैं इन्हें सेकंड पार्ट पर रखिए, अभी आप कुछ सीखने के लिए बैठे हैं वो सीखें। ये जो चीजें है ना, ये बहुत अच्छी किताब आती है, ल्यूसेंट नामक किताब आती है, और बहुत सारी किताबें, घटना चक्र है, ल्यूसेंट है, उनसे पढ़ लिया करें ये सारी बातें। सबसे पहला, सबसे आखिरी, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इनको पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं है, समय की आवश्यकता है, खुद से ही निकालें और पढ़ लें, है ना? इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है ना? इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको टीचर की आवश्यकता हो। उनको वहां से पढ़ लें, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है, सबसे गहरा कौन सा है, ये सब चीजें स्पेशली किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं है, और मेरे तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही पुअर हूं उस मामले में। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं, अब इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये पूरा की पूरा हमको धरती दिख रहा है, इस धरती के अंदर ऊपर की तरफ यहाँ यूरेशियन है, क्लियर है? यूरेशियन के साथ साथ अब आपको मैंने क्या कहा, ये पैसिफिक प्लेट है। अब आप पूछेंगे 1 मिनट सर, यहाँ तो पानी भरा हुआ है। अरे मेरे का भाई, पानी ऊपर भरा हुआ है, प्लेट इसके नीचे है। बात आपको समझ में आ गई? बोले ठीक बात है। इसके नीचे की जो प्लेट है वो तुलनात्मक रूप से पतली है, लेकिन आपको पता है वो तुलनात्मक रूप से पतली भले ही हो, लेकिन इस भारी भरकम जो सब मतलब कॉन्टिनेंट है, इससे ये मजबूत है। इसके पीछे रीजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये मजबूत कंसीडर की जाती है, और ऐसा कहते हैं कि ये बेसाल्ट नामक चीज से, पदार्थ से बनी होती है। डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि दब दब के डेंस हो गई है। अच्छा, दूसरा ये भी कहा जाता है कि यहां से पहाड़ों से बह करके जो भी सामान आया है वो भी अपने वजन से इसी को मजबूत किया जा रहा है। अच्छी बात है। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हमने 2 चीजें सीख ली। एक तो है जो हमको दिख रहा है कॉन्टिनेंटल हिस्सा, और एक है पानी वाला हिस्सा। तो अब पानी को आप इग्नोर मारिए, आप तो इसे यही समझिए कि ये भी प्लेट है और यूरेशियन भी अपने आप में एक प्लेट है। इस पूरी धरती पर कुछ प्लेट आपको नजर आ रही हैं। आइए थोड़ा सा उन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। आपके नलों में पानी कहां से आता है? सप्लाई से आता है बेटा, आकाश, जो आपका सप्लाई का नल होता है ना, वहां से आता है। टंकी होगी आपके शहर में, वहां से। हाँ, तो अब देखो, ये यूरेशियन प्लेट हो गई, ये वाली पैसिफिक प्लेट हो गई। अब इधर देखिए, पैसिफिक प्लेट पूरे पैसिफिक ओशन को कवर कर रही है। अब इसके पश्चिम में अगर आप देखें तो इसके पश्चिम में यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एग्जिस्ट करती है। कौन सी प्लेट एग्जिस्ट कर रही है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एग्जिस्ट कर रही है। जरा आप इसे देखें, अगर आप प्लेट को पढ़ते हुए चल रहे हैं, दैट इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है? ये एक प्लेट हो गई। दूसरा, ये आप पैसिफिक प्लेट पकड़ते चलिए। अब इधर देखिए, इसके ईस्ट में पूरा नॉर्थ अमेरिका इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। क्या कहा गया है? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट कहा गया है। अच्छी बात है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे की तरफ देखिए साउथ अमेरिकी प्लेट। अब आप में से कई लोग कंफ्यूज होंगे। क्या कंफ्यूज होंगे? सर ये नॉर्थ अमेरिकी प्लेट का विस्तार कहां से कहां तक है? ध्यान से सुनिएगा। आ रहे हैं हर्षित पाठक, रिंग ऑफ फायर पर ही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ याद कर ले, याद करके फिर लौट आएंगे हम उसी जगह पर। हम थोड़ा सा आपको कुछ याद करा रहे हैं, हालांकि ये एसएससी लेवल के काम का नहीं है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को हम स्टेट पीसीएस का भी कहे हुए हैं, उनके काम की थोड़ी सी चीजें हैं, सुन लीजिएगा। हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये जो प्लेट आप दिखा रहे हो, ये प्लेट जहां पर इंसान का अधिवास है या पानी के ऊपर जो दिख रहा है, वही वाला क्षेत्र है या उसके अलावा भी है? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा भाई अब इधर इस फोटो को ध्यान से देखो, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, इसको समझो, ये पूरा नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है जिसमें आधा अटलांटिक ओशन भी शामिल है। बोले अच्छा, इसमें अटलांटिक ओशन भी शामिल है? जी हाँ। साउथ अमेरिकी अगर प्लेट को आप देख रहे हैं तो इसमें साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट, साथ में ये वाला पानी जो कि साउथ अमेरिका का, साउथ अटलांटिक ओशन का पानी है, ये भी शामिल है। अर्थात इसे देख करके 1% भी ये कंफ्यूज ना हो कि जो हमें दिख रहा है वही वाला क्षेत्र, जो हमें येलो येलो दिख रहा है, वही प्लेट है। जी नहीं, धरती पूरी की पूरी प्लेटों से जुड़ी हुई है। अब आप इसे समझिएगा, ये पूरा क्षेत्र साउथ अमेरिकी प्लेट है, ये वाला। ऐसे ही ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, ये पूरा की पूरा क्षेत्र नॉर्थ अमेरिकी प्लेट है। बोलो आपको ये बात समझ में आ रही है? प्लेट क्या होता है विजय, इसके लिए आप हमारी जो अर्थ की स्ट्रक्चर वाली क्लास है उसे देखें। हमने अर्थ की स्ट्रक्चर पर एक क्लास की हुई है, उसे देखें, उससे समझ में आएगा। फिर मैं वापस से वो सारी जानकारियां दूंगा आपको, मतलब बता भी दूंगा तो मजा नहीं आएगा, है ना? उसे देखें, हमने बकायदा सारी बातें सिखाई हुई है, तो उनको थोड़ा सा देख लें। इससे जस्ट 3 लेक्चर पहले ही है वो क्लास, ठीक है? तो फिर दिक्कत नहीं आएगा बेटा, है ना? हाँ जी, अब चलते हैं आगे की तरफ। बोले ठीक है सर, अब इधर की तरफ क्या है? मैंने कहा देखो, यहाँ पर वापस से यही वाली यूरेशियन प्लेट दिखाई दे गई, जो मैप में इधर दिखाई नहीं दे रही थी, वही यूरेशियन प्लेट यहाँ दिखाई पड़ गई। बोले ठीक है सर, इधर की तरफ कौन सी प्लेट है? मैंने कहा ये वाली अरब वाली प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, जो ऊपर की तरफ थोड़ी सी थी। जो दूसरी प्लेट यहाँ पर बची रह गई वो है अफ्रीकन प्लेट, जो इसके नीचे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को कवर कर रही है। तो अरबियन पेनिनसुला और उसके साथ में कौन सा आ गया? तो अब आप में से कई विद्यार्थी इस असमंजस में फंस गए कि सर बाकी तो सारी बातें समझ में आ गई आपकी, लेकिन एक बात हमें बड़ा कंफ्यूज कर रही है कि इनकी बाउंड्री कहां है, ये कैसे पता चलेगा? सब बताएंगे, लोड मतलब एक एक करके सारी चीजें आ रही हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, थोड़ा सा चिन्नू सा पेशेंस रख लो। ये सारी चीजें आपको ऐसी याद होने वाली हैं कि आपको जो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, वो आपको ऐसा लगेगा ओ माय गॉड, ये तो हमारे घर की सी बात हो रही थी, हमें तो पता ही नहीं था। थोड़ा सा वेट कर लो, चिन्नू सा। हाँ जी, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने मैप के सारे कॉन्टिनेंट यहां नजर आ गए। एक बार ध्यान से देख लो, सारा की सारा। अरे भाई, अब कई विद्यार्थी बहुत देर से पूछ रहे हैं टोटल कितनी प्लेटें हैं। सोचो उनकी मैथमेटिक्स इतनी पुअर है कि वो अब तक गिन नहीं पाए हैं। वो जो दिख रही
नहीं है उन प्लेट्स को वो गिन नहीं पाए हैं, मेरी सिंपैथी उनके साथ है। हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि धरती हमने अब पूरी की पूरी नाप दी, हमने पूरी धरती नाप दी। जब धरती पूरी नाप दी तो उसमें कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जहां कोई प्लेट ना हो। एक विद्यार्थी ने बहुत जेन्युइन सा सवाल पूछा कि ये प्लेट क्या होती है। हालांकि मैं नहीं बताना चाहता था, फिर भी बता रहा हूं कि अर्थ अर्थ जो है वो ये वाली अर्थ जो है, ये चारों तरफ से जो हमें दिख रही है, जिस पर पानी है या हम हैं, वो पूरी की पूरी अर्थ एक क्रस्ट है। वो अर्थ क्या है? वो एक क्रस्ट है। बोले ठीक बात है, तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा क्रस्ट ही प्लेट है। आप यूं समझिए कि आपने एक सॉलिड प्लेट को बनाने का निर्णय लिया था। अब हमने आज तक प्लेटें जो सुनी है वो सामान्यतः सीधी सुनी है। प्लेट जो होती है, तस्तरी जो होती है, वो सामान्यतः सीधे तल की होती है, या सामान्यतः थोड़े बहुत उनके कोने जो है वो उठे होते हैं, घरों में जैसी प्लेट होती है। लेकिन अगर हम उस प्लेट को तोड़ मरोड़ के गोला बनाने का प्रयास करें, सोचिए अर्थ अगर एक शीट जैसी होती, अर्थ अगर एक शीट जैसी होती तो शायद पूरे अर्थ पर एक ही प्लेट होती। भाई साहब, अपनी दिमाग के घोड़ों को लगाम दो, दिमाग के घोड़ों को एकदम लगाम दो। कुछ कंसेप्ट सिखा रहा हूं, सीख लो। अदरवाइज बाद में इस चीज को सीखने के जब 60,000 रुपए दोगे ना तो बहुत दुखेगा। इसलिए सीख लो बेटा, थोड़ा समझदारी की बात है, सीख लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, हम क्या कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक शीट थी। अगर मैंने इसे बांध करके एक गोला बनाया, अगर मैंने इसे बांध करके एक गोला बनाया, तो स्वाभाविक है कि किसी भी प्लेट को तोड़ के गोले में कन्वर्ट करूंगा तो कहीं ना कहीं टूटेगा। और अगर कहीं ना कहीं टूटेगा तो टूटने से क्रैक्स आएंगे, यूं समझ लो। मतलब मैंने उस प्लेट को तोड़ मरोड़ के इसके ऊपर लपेटने का प्रयास किया तो टूटा। तो मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं टूटी हुई स्थानों के आधार पर यूं समझ लो कि ये कुछ प्लेट्स धरती पर बनती है। मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने आपको यहां पर प्लेट दिखाई है, उनमें से मेजर प्लेट्स जो आपको दिखी, वो एक थी यूरेशियन प्लेट, दूसरी थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरी थी पैसिफिक प्लेट। तीन तो बड़ी बड़ी प्लेट्स यहां पर हो गई, चौथी नॉर्थ अमेरिकन, पांचवी साउथ अमेरिकन, छठी अफ्रीकन और सातवीं अरेबिक। मेरे प्यारे साथियों, कुल मेजर प्लेट्स में 7 प्लेट्स कंसीडर की जाती है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी मोटी प्लेट्स भी हैं। जैसे आप जब प्लेट के टुकड़े करते हो, प्लेट आपसे फूटती है, तो प्लेट फूट करके बहुत सारे छोटे छोटे बारीक चीजों में भी टूटती है ना? तो उन बारीक में मेरे प्यारे साथियों, अरेबिक को तो बारीक में कंसीडर कर लेते हैं, और जिस पर मानव का अधिवास बिल्कुल नहीं है उसी बड़ी प्लेट कंसीडर कर लेते हैं। अर्थात अंटार्कटिक को हम मेजर प्लेट में कंसीडर कर लेते हैं। अब मतलब क्या निकला? 7 बड़ी प्लेट में यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, इनको तो हमने कंसीडर ऐसे कर लिया। और बहुत सारी चुन्नी मुन्नी टाइप की प्लेट्स और बनी। उनके अंदर मेरे प्यारे साथियों नाम किनका आ गया? कोकोस प्लेट का, नजका प्लेट का, अरेबिक प्लेट का। क्लियर? ऐसी छोटी मोटी प्लेट्स और बन करके आ गई। लेकिन इनकी सीमित संख्या नहीं है, बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी है जिनके बारे में नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? अचानक कहीं मतलब भूकंप आ गया तो पता चलता है, अच्छा यहाँ पर कुछ प्लेट थी क्या। ठीक बात है। तो पहली बात तो हमने ये समझा दी। बोले सर मेरे किस काम की ये सारी प्लेट्स? अभी सारी चीजें काम की हैं, क्योंकि अब यहां से आगे वाला बिंदु आपको समझना है। हमने इस प्लेट के भीतर क्या देखा? इस भीत के भीतर, इसके अंदर जो है लावा भरा हुआ है, मैग्मा नाम से, मेंटल है, जिसे आप एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, वो इसके अंदर भरा हुआ है। तो बोले ठीक है, फिर क्या होगा? उस मेंटल पर मेरे प्यारे साथियों ये जो प्लेट है ये सरकती है। उस मेंटल पर ये जो प्लेट है ये स्लिप होती है हल्की हल्की। क्योंकि अब आप पूछेंगे सर क्यों सरकती है, क्या ये एकदम जैम पैक नहीं है क्या? मैंने कहा यार कई जगह तो जैम पैक हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई सर? मैंने कहा वो मैं मोड़ रहा था ना तो उसका मुंह खुला रह गया यार। अब आप मुझे कई लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? यार आप किसी भी सॉलिड को अगर स्फेरिकल आकार दोगे तो कहीं ना कहीं से तो उसका मुंह खुला ही रह जाएगा। बोले अच्छा कहां रह गया मुंह खुला, जरा बताना। मैंने कहा यार आप क्यों भूल रहे हो? आपको मैंने मैपिंग की क्लास में बताया था कि ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर एक अफ्रीकन रिफ्ट पाई जाती है, रिफ्ट वैली पाई जाती है। कुछ याद आ रहा है? बोले अच्छा उसमें क्या है? अरे मैंने कहा भाई वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जो है वो ऐसे ही टूटा हुआ है। एक हिस्सा उसका मोजाम्बिक की तरफ निकल रहा है, एक हिस्सा जो है वो उसका शेष अफ्रीका की तरफ निकल रहा है, और वहां बहुत गहरी खांच बनी हुई है, और उसकी लंबाई है कोई 5000 किलोमीटर तक, गल्फ ऑफ अकेबा से लेकर के वो जा रही है जॉर्डन नदी तक। बोले अच्छा इतना टूटा हुआ क्रैक है क्या? हमने कहा हाँ भाई। बोले अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तो फिलॉसफी सही बैठ रही है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैंने आपको जमाने के लिए प्लेट तोड़ करके, एक बड़ी प्लेट तोड़ करके गोले पे जमा दी, ऐसे ही बहुत सारे विद्वान आज तक ये खोज ही कर रहे हैं कि धरती पर होने वाली गतिविधियों को कौन सी थ्योरी से समझाया जाए। तो ये जो थ्योरी मैं आज आपको समझा रहा हूं, ये टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है ना? तो इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को अब तक सबसे ज्यादा वैलिडेट माना गया है। इसे अब तक का क्या माना गया है? सबसे ज्यादा वैलिडेटेड थ्योरी माना गया है। अभी तक इससे पहले बहुत सारी और थ्योरी भी चलती थी। किसी का था सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, वोल्केनो निकल रहा है, अलग अलग प्रकार की थ्योरी थी। वो आपके इसका हिस्सा नहीं है, वो यूपीएससी की प्रिपरेशन में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छी बात है। और अभी भी ये अंत नहीं है इस पूरी कहानी का। हो सकता है बाद में आप में से कोई वैज्ञानिक इस बात से बहुत प्रेरित हो जाए और वो पता चले कि अपनी पूरी जिंदगी जो है वो इसी में खपा दे कि नहीं हम तो खोजेंगे कि धरती का क्या कारण है। चलिए तो अब आगे की तरफ थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इन प्लेट्स के आपस में टकराने से, मेरे प्यारे साथियों दोबारा सुने, इन प्लेट्स के आपस में टकराने से दुनिया में बहुत सारी जगह भूकंप आता है। और टकराने से अगर कोई प्लेट जो भारी है, अगर वो हल्की प्लेट के नीचे दब जाए तो वॉल्केनो का निर्माण होता है। अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। साथियों मैंने आपसे कहा कि अगर कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट है, उस कॉन्टिनेंटल प्लेट के सामने एक मजबूत प्लेट आ गई,
मजबूत प्लेट कौन से आ गई? समुद्र के नीचे तल वाली प्लेट आ गई, ये रही समुद्र की तलहटी वाली प्लेट। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी जिस पर हम लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंट जिस पर हम रहते हैं, ये पानी भरी हुई प्लेट है, ये मजबूत है। फिर सवाल आता यार ना, मुझे तो कई चीजें जो है ना मतलब बहुत बार इस बात का दुख होता है कि मैं किसको क्या पढ़ा रहा हूं। गलती मुझसे क्या हो जाती है कि कई बार जो है वो अच्छे बच्चों का ख्याल रखते हुए मैं कंसेप्ट्स आगे पढ़ाने निकल चला जाता हूं। फिर कुछ ऐसे नासमझ प्राणी भी क्लास में बैठे होते हैं जिनको देख के ये फीलिंग आती है कि इन्होंने पैसे जो है वो इसलिए दिए हैं कि वो बतिया सके मुझसे, उनको पढ़ना था ही नहीं। एक भाई इस क्लास में ज्योग्राफी चल रही है, मैं प्लेट टकराने ले जा रहा हूं, वो भाई पूछ रहा है करंट कितने महीने का आता है सर सीएचएसएल में? क्या किया जाए बताएं? एक विद्यार्थी पूछ रहा है सर प्लेट टकराती कैसे है? भाई अपने यहां पर ले आओ, 2 प्लेटें बजा के देख लो। चल रहा हूं ना, चीजों को थोड़ा सा समझो ना यार, थोड़ा सा क्यूरोसिटी को लगाम दे लो, अपने मन में आ रही चीजों को थोड़ा व्यवस्थित कर लो। हार्ड अर्न मनी से कमाया हुआ पैसा है जिसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं, है ना? थोड़ा सा पेशेंस रख लो, समझदारी से समझ लो। बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं, एक दिन जब पढ़े लिखे विद्वान कहलाओगे उस दिन ये सब बातें किसी को बताओगे तो अपने आप से फील गुड होगा कि एक आदमी ने इतनी सारी शानदार शानदार चीजें पढ़ा दी थी, है ना बेटा? सीख लो अभी। अब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, ये जो भारी प्लेट है, अब आप पूछेंगे कि सर ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, मैंने कहा हाँ, और ये समुद्र वाली प्लेट थी, मैंने कहा बिल्कुल है। बोले सर ये 2 प्लेटें आपस में टकरा गई, हमने कहा ठीक है। अब सर अगर ये दोनों प्लेटें टकरा गई तो टकराने पर कौन सी प्लेट नीचे घुसेगी? मैंने कहा भाई अगर ये दोनों टकराई तो जिसका वजन ज्यादा है वो नीचे जाएगा। बोले अच्छा, तो ये अगर नीचे जाएगा तो ये वाला प्लेट नीचे दब गया, ये भी सिंपल है ना? सिंपल सी बात है ना भाई, जिसका वजन ज्यादा है वो ओशियनिक प्लेट जो है वो नीचे दब गई, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा सर एक मिनट सर आपने तो ये कहा था ना नीचे तो जमीन जो है वो गर्म है, मैंने कहा हाँ यार कहा था। और सर आप ही ने कहा था कि नीचे मैग्मा भरा हुआ है, मैंने कहा हाँ मैंने कहा था। बोले हाँ, तो सर एक बात बताओगे? मैंने कहा पूछो। कि सर ये जब नीचे गई तो सर ये तो गर्म गर्म जगह में चली गई, मैंने कहा हाँ यार चली गई। तो फिर सर गर्म जगह में चली गई तो ये बताओ इसका मामला पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा? मैंने कहा पॉइंट तो सही है, ये तो पिघल जाएगा। बोले सर फिर पिघल जाएगा तो नीचे का मामला बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मैंने कहा मतलब? बोले नीचे जो मैग्मा था सर इसकी मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब तो ये पिघल करके नीचे चला गया। मैंने कहा हाँ बढ़ जाएगा, बढ़ तो जाएगा यार, ये बात तो सही है। तो बोले सर एक बात बताओ, ये बढ़ा हुआ मामला, प्लेटें तो सारी जाम पैक हो रखी हैं, और ये बढ़ा हुआ मामला जो है ये कहां क्या करेगा? मैंने कहा भाई ये फट के बाहर आता है। मैंने कहा भाई ये फट के बाहर आता है। बोले अच्छा, मैंने कहा बिल्कुल। और बोले कहां से बाहर आता है? मैंने कहा अब देखो तुम यहां टकराए थे, यहां पर ये पिघल गया, तुलनात्मक रूप से यही का माहौल ज्यादा टाइट हो गया, यानी कि यहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। अगर यहां पर ज्यादा हो गई तो यहीं से तो निकल के ऊपर आएगा। बोले हाँ सर सही कह रहे हो। तो मैंने कहा यहां से निकल के ऊपर आ गया। तो मैंने कहा मेरे प्यारे साथियों अगर आप ध्यान से देखो। बोले सर एक मिनट सर टकराया तो आवाज नहीं हुई क्या? मैंने कहा आवाज तो नहीं, बहुत आराम से टकराए, लेकिन पता जरूर पड़ा। बोले किस चीज का? मैंने कहा भाई पता इस बात का चला कि भूकंप आ गया। सर एक मिनट, हमारे मन में एक डाउट और है। हमने कहा पूछो। सर ये जब टकराया तो टकराने से ये तो अंदर घुसा, मैंने कहा हाँ। ये ऊपर ही रहा, मैंने कहा हाँ। तो बोले सर यहां तो एक खांच जैसी बन गई, खांची बन गई यूं। ध्यान सुनना, ये चीज नहीं टकरा रही थी सर, ये तो यूं खांच किसी बन गई, खांची हो गई। मैंने कहा खांच तो बन गई। बोले सर ये खांच क्या कहलाती है अंग्रेजी में? मैंने कहा ये ट्रेंच कहलाती है। ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्वागत है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। क्या आइए देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो भी कहानियां मैंने सुनाई अब उन किरदारों को नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं आइए जरा देखते हैं। मेरे प्यारे साथियों ये थी पैसिफिक बेल्ट, ये पैसिफिक प्लेट जो थी ये यूरेशियन प्लेट से टकराने गई। यूरेशियन प्लेट से टकराने गई तो यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, ये प्लेट पानी वाली बेसाल्टिक प्लेट थी। जब बेसाल्टिक प्लेट थी तो ये नीचे दब गई, और दबने से मेरे प्यारे साथियों यहां पर ट्रेंच का निर्माण हुआ। ये पूरा क्षेत्र ट्रेंचों का ही क्षेत्र है, जिनमें से यहां पर नाम सबसे पहला किसका आता है? मैरियाना ट्रेंच का, दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच मैरियाना ट्रेंच। और यही नहीं, गिनती से यहां पर ट्रेंचेस बनी हुई हैं, लेकिन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 1। नंबर दूसरा मेरे प्यारे साथियों, ये जहां जहां टकराया वहां वहां पर बहुत सारे भूकंप आए। ये देखिए, ये जो रेड डॉट आपको दिख रहे हैं, ये पैसिफिक बेल्ट इधर की तरफ चलते हुए जिन जिन से टकराई, इधर की तरफ चलते हुए जिन जिन से टकराई, वहां पर मेरे प्यारे साथियों दबा के भूकंप आए। और ये जो रेड क्षेत्र दिख रहे हैं, उस भूकंप के बाद में यहां से लावा बन के बाहर निकला, और ये लावा ही मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाया? वोल्केनो कहलाया। और इसी कारण से, इस वोल्केनो के कारण, उठी हुई आग के कारण ही ये पूरा की पूरा क्षेत्र जो आग में समाहित हो गया, ये पूरा की पूरा जो सिनारा किराना था, जो पूरा की पूरा आग में शामिल हो गया, इसे ही हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। इसे ही हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। बताइए क्या आपको बात समझ में आ गई? अब दुनिया के जितने भी ज्वालामुखी आप सुनते हैं, उनमें से 90% यहीं पर स्थित हैं, 70% ज्वालामुखी यहां पर स्थित हैं। ये है सारी की सारी कहानी। सबसे ज्यादा विस्तार अगर कहीं हो रहा है तो यहां हो रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है सर। अब सवाल बना, सर एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, वो भी चलो मजा आ जाएगा, लेकिन ये सब एसएससी लेवल का नहीं है। कारण क्या है कि एसएससी में तो इतना भी पढ़
आपने कौन कौन सी वेव्स होती हैं, बस उतना ही काफी है। ये सब मैंने स्टेट बीसीएस के कुछ विद्यार्थी क्लास में लिए हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस कंटेंट को पढ़ाया। ठीक है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अक्सर सुनते हैं कि हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, सुनते हैं आप लोग। अरे मेरापी फेरापी सब यही तो आ गए, ये रहे मेरापी वेरापी जितने भी है सर, सारे यही है। जापान को भूकंप का शहर इसी को सरकार के कहां चला गया मेरापी, ये रहा मेरापी। जापान को भूकंपों का शहर क्यों कहते हैं, सारा कारण तो पता चल गया। क्लियर है? फिलीपींस में क्यों आते हैं, आइलैंड्स क्यों बने हुए हैं, सारे वोल्केनिक आइलैंड्स कौन कौन से, ये सारी बातें आ गई। क्लियर है? चलिए अब इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये वाली थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी थी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मेरे प्यारे साथियों यहां यूरेशियन प्लेट से टकराने गई। क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने गई। क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि क्या बना? क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कि क्या बना? यहां पर फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ, जिसे आप लोग मेरे प्यारे साथियों हिमालय कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर यहां पर ट्रेंच क्यों नहीं बनी? बहुत बड़ा सवाल। सर यहां पर ट्रेंच क्यों नहीं बनी? आएगा ना सवाल? आइए आंसर देता हूं, आप ही दे दो, चलो आप ही दे दो। क्योंकि दोनों ऊपर की तरफ, एक अगर बेसाल्टिक प्लेट थी यानी कि ओशन वाली थी, वो नीचे दब गई थी, तब जाकर के वोल्केनोज बने थे। दोनों ही कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल आपस में टकरा रही हैं तो ऊपर उठ गई है जबरदस्त। अरे बोलो बउआ, है कि नहीं जबरदस्त? बोले ये कहानी है, हमने कहा जी हाँ। थोड़ी और कहानियां सुनाए, मजा ही आ रहा हो तो सुना दें। बुरा तो नहीं मानोगे, बुरा तो नहीं मानोगे। ज्योग्राफी दुनिया समझने में बहुत काम आती है, बहुत ही काम आती है मालिक, बहुत ही काम आती है। कुछ देख रहे हो, हम खोज बाहर करके कुछ निकाले हैं। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हम एक नजका नामक प्लेट निकाली है जिसको नजर ना लगे। कुछ समझे? कुछ समझे बालक? अरे कुछ समझे बालक? हम तो केवल पेन चला रहे हैं बालक, आप कुछ समझे हो तो बताएं। हम तो क्या हैं, हम तो बस निमित्त मात्र हैं, ईश्वरीय आदेश का पालन कर रहे हैं। बताइए कुछ समझे? बोले सर अब तो एक बात बताओ हमें। हमने कहा पूछो। बोले सर एंडीज तो बना दिया आपने, हमको तो ये बात समझ में आ गया, लेकिन सर एक बात बताइए, एंडीज से पहले ये तो पूरा की पूरा ओशियनिक प्लेट था, यहां तो सर वोल्केनो फटना चाहिए था। हमने कहा हाँ ये तो भूल ही गए। मैंने कहा बाय द वे एंडीज पर पाए जाने वाले वोल्केनोज का नाम बताएगा कोई? कोटोपैक्सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब ये वोल्केनिक माउंटेन के रूप में ही तो क्रिएट होके आया है। ओके दिस इज द पॉइंट। जी हाँ। तो बोले सर यहां वोल्केनो नहीं निकला था क्या? मैंने कहा भाई हिमालय पे कोई वोल्केनो हो, आपकी पहचान का तो बताओ यार, आपकी पहचान का कोई वोल्केनो हो तो बताइए। कोई वोल्केनो नहीं। तो ओशियनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराई है तो वोल्केनो भी बना है, ट्रेंच भी बना है। यहां पर कोई प्रसिद्ध ट्रेंच नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर ट्रेंच अवश्य है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की आपको कोई आवश्यकता होगी, कोई दिक्कत होगी समझने की। फिर भी थोड़ा सा ज्ञान और दे देते हैं। कारण क्या है ना, ज्ञान है तो वो उलट उलट के बाहर आ रहा है। क्या ही करें महाराज, बहुत ही परेशान है, ज्ञान संभाले नहीं संभल रहा है। सर जी कुछ देखिएगा, कुछ देखिएगा, कुछ बताइएगा। रॉकी भाई, अलास्का, रॉकी भाई सबसे ऊंची चोटी कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की? माउंट मैकिनले, अलास्का। रॉकी भाई अच्छा, ये बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं, सियरा नवेदा, सियरा फियरा, जाने कौन कौन सी हैं, वो सब यही तो हैं। सियरा नवेदा, मैकेंजी, मैकेंजी तो खैर ऊपर है, कैस्केड रेंज। कुछ बताने की आवश्यकता है क्या, काम हो गया सारा? हो गया? अच्छा बहुत ही बढ़िया। सर अगर ये प्लेटें आपस में टकराने के लिए यूं जा रही हैं, अगर ये प्लेटें टकराने के लिए यूं जा रही हैं, ये प्लेटें इधर जा रही हैं, ये प्लेट इधर टकराने के लिए जा रही थी, ये प्लेट इधर जा रही थी, तो सर एक बात बताइए, बीच में से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी क्या कि बीच में से समुद्र जो है, बीच में से जो प्लेटें हैं वो फट जाएंगी? मैंने कहा गुरु बनती है। कहां बनती है? मैंने कहा गुरु ये देखो, ये प्लेटें बीचों बीच में से फट रही हैं, क्योंकि जब दो प्लेट टकरा रही हैं तो कहीं से दो प्लेटें दूर भी तो हटेंगी। बोले अच्छा प्लेट्स दूर हटती हैं? हमने कहा भाई साहब बहुत तेजी से हटती हैं भाई साहब। जब फटती हैं तो फिर भी कुछ वहां से बाहर निकलता हो? हमने कहा बिल्कुल निकलता है, वहां से लावा बाहर निकलता है, वहीं जाके जम जाता है।
फिर अरे हमने कहा वहां भी पहाड़ी जैसी संरचना बन जाती है। कटी हुई प्लेट को रिज कहते हैं, रिज, रिज। चूंकि ये अटलांटिक ओशन के बीचों बीच बन रही है इसलिए इसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं, इसलिए इसे मिड अटलांटिक रिज कहते हैं। यानी कि धरती यूं तरह से फट रही है, अटलांटिक से लेफ्ट, अटलांटिक से राइट। अटलांटिक से लेफ्ट और राइट जहां भी फट रही है वो आपस में जुड़ रही है, बाद में जाकर के टकरा रही है। जहां से फट रही हैं सर वहां पर तो फिर ऐसा लग रहा है कि लावा निकल के ऊपर आ रहा है और पहाड़ी बना ले रहा है छोटा सा। हमने कहा बिल्कुल बना ले रहा है। तो फिर सर वो तो तलहटी भी बना लेता होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल बना लेता होगा। फिर तो सर एक प्रकार से समुद्र का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा होगा। अरे हमने कहा कहे थे ना भैया, दिस इज ऑल्सो नॉन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। दिस इज ऑल्सो नॉन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सांस ले लो। कईयों के तो पैसे आज ही वसूल हो गए, बस हो गया सर, यही था, बस हो गया वसूल। अब तो कुछ नहीं है गुरु, सब्जेक्ट तो चलते रहेंगे यूं ही, है कि नहीं? मजा आ गया। यही सब न्यूजीलैंड वगैरह बनने का भी कारण है। ये न्यूजीलैंड वगैरह जो आइलैंड बने ये इसी कारण से बने। आप सोच के देखो हम कितनी देर से एक मैप पढ़ते जा रहे हैं। चलो तो यहीं पर अपनी सभा का अंत करते हैं। तो अब आप जो है कृपया करके ये याद कर लें, कल हम ज्वालामुखी फोड़ेंगे, ज्वालामुखी की आंतरिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है, चिल रही है, मस्त रही है। फिर मुलाकात करते हैं आपसे। कौन सा एटलस लें भाई साहब? धरती, धरती बोल रहा हूं, भारत के लिए तो ले लीजिए ऑक्सफोर्ड का, और वर्ल्ड के लिए ले लीजिए ओरिएंट ब्लैक स्वैन का। ऑक्सफोर्ड इंडिया के लिए और ओरिएंट ब्लैक स्वैन जो है वो वर्ल्ड के लिए ले सकते हैं। जी सर, थैंक यू जी, थैंक यू जी।